तुम लोग के काम ढंग से कर भी सकती हो कि नहीं। मेरा ब्रांडेड सूट तुम लोगों ने जला कर रख दिया है। इसके पैसे क्या तुम लोगों का बाप देगा। सॉरी बीबी जी, कसम से मैंने जानबूझकर नहीं जलाया। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे सॉरी कहने से मेरा क्या इतना महंगा सूट ठीक हो जाएगा। ये मीरब की आवाज़ है ना। अब ये लड़की किस पर चिल्ला रही है। मीरब की माँ रिफत बेगम इसके पापा मलिक जुबैर से कहते हुए भागते हुए सीढ़ियाँ फैलाकर मीरब के कमरे में पहुंची थी। मीरब गुस्से की बहुत तेज थी और इसके भाई के हद से ज़्यादा लाड प्यार ने इसे मजीद बिगाड़ कर रख दिया था। अक्सर इसकी माँ इसके भाई से शिकायत करती थी कि तुम्हारे प्यार ने इसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। मलिक जुबैर जो कि बहुत मशहूर बिजनेसमैन थे, उसकी बेटी थी। इसका एक भाई जो इससे हद से ज़्यादा प्यार करता था। उम्र में उससे 12 साल बड़ा था। उसका नाम शामिर मलिक था। ये मलिक जुबैर और रिफत बेगम की पेशकीमत दौलत उनकी दो औलादें थीं। उन्होंने अपनी तरफ से अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत दी थी, मगर मीरब को शामिर के हद से ज़्यादा लाड प्यार ने काफ़ी बिगाड़ कर रख दिया था। शामिर खुद बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। मीरब अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे। वो अपनी चीज़ों को किसी को छूने नहीं देते थे, फिर चाहे वो रिश्ते थे या उसकी कॉस्मेटिक की चीज़ें, उसकी ज्वेलरी, उसके जूते या कोई भी चीज़ वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते थे। मीरब क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो। रिफत बेगम अपनी बेटी के रूम में दाखिल हुई तो वो घर की दोनों नौकरानियों को लाइन लगाकर खड़ी हुई थी। ये देखें, मेरा इतना महंगा ब्रांडेड सूट इन्होंने जला कर रख दिया। मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं। मीरब अपनी माँ के आगे अपना फ्रॉक करते हुए गुस्से से बोल रही थी। तो मीरब, उन्होंने जानबूझकर तो नहीं जलाया। अगर गलती से जल गया तो इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है। गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। मम्मा प्लीज़, आपको तो हर बात ही नॉर्मल लगती है। ये लोग इतनी तनख्वाह किस लिए लेते हैं। इनका फ़र्ज़ बनता है कि अपना काम अच्छे से करें। मीरब, वो लोग अपना काम अच्छे से ही करते हैं। अगर आज गलती हो गई है तो माफ़ कर दो। वो मीरब की माँ इसे गुस्से से चुप करवा रही थी। आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो बताएं मैं क्या पहन कर जाऊँ। मेरा बेटा, आपके पास इतने सारे कपड़े हैं, कुछ भी पहन लो। मुझे नहीं पहनने वो कपड़े। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं ड्रेसेस रिपीट नहीं करती। मेरे बच्चे को क्या परेशानी है, क्यों आप गुस्सा कर रही हो। जुबैर मलिक भी अब ऊपर आ गए थे। पापा ये देखें, इन्होंने मेरी ड्रेस जला दी है जो मैंने अपने दोस्त के बर्थडे पर पहन के जानी थी। और मामा इनको डांटने के बजाय मुझे डांट रही हैं। वो रोते हुए अपने पापा के गले लग गई थी। क्यों डांट रही हैं भैया आप मेरी बेटी को। मीरब के पापा ने मीरब की माँ को मुस्लिम गुस्से से डांटते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है। आधा तो उसका भाई ने इसको बिगाड़ रखा है, बाकी की कसर आप पूरी कर दें। मीरब की माँ ने सच में गुस्से से ही जवाब दिया था। आप मेरी बेटी को डांटा नहीं करें। और किसने कहा मेरी बेटी बिगड़ी हुई है। मेरी बेटी तो बहुत समझदार है, माशाल्लाह। बस इसी तरह अपनी बेटी की तरफदारी करता ही रहा करें। जब इसकी शादी कर देंगे तो दूसरे घर भेजेंगे तो एक काम करना, आप भी और आपका बेटा भी दोनों इसके साथ चले जाना। ससुराल में इसको आप दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। रिफत बेगम गुस्से से बड़बड़ाते हुए रूम से चले गई। पापा, देखा ना आपने, मामा किस तरह मुझ पर चिल्ला रही थी। तुम दोनों यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो। दफ़ा हो जाओ, खामखा मेरी मामा से मुझे इतनी बातें सुनने को मिली तुम दोनों की वजह से। हालांकि बातें मामा को तुम लोगों को सुनानी चाहिए थी। मीरब अपना गुस्सा नुकरानियों पर निकालते हुए बोली। नुकरानियाँ बेचारी अपनी जान बचाते हुए 1 मिनट से पहले वहाँ से 9 तो 11 हो गई। अब बताओ मेरे बच्चे को क्या मसला है। नया ड्रेस चाहिए मुझे पापा। मेरी दोस्त की बर्थडे है और मुझे वहाँ पर ड्रेस पहन कर जाना है। आपको तो पता है ना, मैं एक ड्रेस को दोबारा नहीं पहनती। मीरब ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए अपने पापा से कहा। तो जाइए और नया ड्रेस ले लें। मीरब के पापा ने अपना क्रेडिट कार्ड मीरब के हाथ में थमाते हुए कहा। लव यू पापा। मीरब अपने पापा के गले में बाहें डालकर खुशी से झूमती हुई कार्ड लेकर ड्राइवर के साथ ड्रेस लेने चली गई। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मेरा जिस्म टूटता है, कीड़े रेंगने लगते हैं मेरे जिस्म में। इतना दर्द होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस दर्द से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों नहीं मुझे मरने देते। जब तुम लोगों को सब पता है तो क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो। या तो मुझे मरने दो या मुझे नशा दे दो प्लीज़। पहले तो उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता था, अब तो नशे के बगैर नहीं रह सकता। तो कोई एक चीज़ की डिमांड कर। रोमांशा आंखें दिखाते हुए बोला। मुझे नहीं जीना, मुझे मरने दो तुम लोग। क्यों मेरी जान नहीं छोड़ देते। अहमद रोते हुए बोला। तुम सिर्फ एक लड़की की खातिर अपनी जान देना चाहते हो, मरना चाहते हो। वो कल की आई हुई लड़की तुम्हारे लिए इतनी है खास हो गई कि तुम्हें ना अपनी बूढ़ी माँ नज़र आ रही हो ना अपने जिगरी यार। लानत है तेरे इस जवानी पर। हाँ, नहीं नज़र आ रही मुझे मेरी बूढ़ी माँ और ना मुझे नज़र आ रहे हो तुम लोग। तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। क्यों हर जगह साई की तरह मेरे पीछे पहुंच जाते हो। अपनी बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठ। रोमान शाह अहमद को हाथ से खींचते हुए गाड़ी में बैठा आ रहा था। रोमान शाह, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अहमद गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। देखता हूँ कैसे नहीं चलता तुम मेरे साथ।
रुमान शाह नशे में टूटे हुए अहमद को सीट पर बिठाते सीट बेल्ट बांधकर दूसरी तरफ से होता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करता हुआ हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। अहमद रुमान शाह का बहुत अच्छा दोस्त था। रुमान शाह, अहमद और शाहजेब तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज तक इन तीनों ने इकट्ठे पढ़ाई की थी। इन तीनों में लाजवाब केमिस्ट्री थी। तीनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। यूनिवर्सिटी में इनकी दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे। मगर फिर अहमद की ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसको अहमद ने बहुत प्यार किया। अहमद इसको लेकर बहुत सीरियस था। वो उससे शादी करना चाहता था, मगर इस लड़की ने अहमद को सिर्फ टाइम पास के लिए रखा हुआ था। अरीशा एक बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जिसके माँ बाप ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे और यहाँ पर वो अकेली खूब अय्याशियाँ करती थी। यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ लड़कों से दोस्ती निभाने ही आया करती थी। मगर अहमद इसके इश्क में इस कदर मुब्तला हो गया कि इसे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती थी। हालांकि शाहजेब खान और रुमान शाह इसे बहुत समझाया करते थे कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मगर अहमद के सर पर अरीशा का इश्क सर चढ़ कर बोलता था। कई बार इन तीनों में झगड़ा भी हुआ अरीशा को लेकर, मगर अहमद इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। करते करते वो लड़की अहमद को उस मुकाम पर छोड़कर चली गई थी कि अब अहमद खुद को नशे की लत में लगाकर अरीशा को बुलाने की कोशिश करता था। कितनी बार उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर हर बार रुमान शाह मौका पर पहुंचकर उसे बचा लेता था। रुमान शाह अपने यारों का बहुत ही मुखलिस दोस्त था। दोस्तों के लिए जीने वाला इंसान था रुमान शाह। तो भला ऐसे वक्त में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे अकेला छोड़ सकता था। अहमद यार, तुझे सच में अपनी बूढ़ी माँ नज़र नहीं आती, जिसके वाहिद जीने का सहारा सिर्फ तुम हो। पता है तुम्हें कि वो मुझे फ़ोन कर तड़प कर रोते हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि तुमने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की। रुमान, मैं क्या करूं? मेरे दिमाग से रिशा नहीं जाती। मैं उसको भुलाने की बहुत कोशिश करता हूँ। जितनी कोशिश करता हूँ वो इतनी ही मुझे ज़्यादा याद आती है। उसको भुलाने के लिए ही मैं नशा करता हूँ। उसके बुलाने के लिए ही मरना चाहता हूँ। अहमद बेबसी के साथ रोते हुए शर्मिंदा अंदाज से आंखें झुकाए हुए बैठा था। रुमान, तू तो मेरा यार है ना, मुझे रिशा ला दो। मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं नशा छोड़ दूंगा। अहमद बहुत उम्मीद भरी नज़रों से गाड़ी चलाते हुए रुमान शाह से बोल रहा था। रुमान शाह इन तीनों की टोली में इस टोली की जान था। वो अपने यारों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता था। ठीक है, तुम वादा करो तुम अपना इलाज करवाओगे, और वो भी अच्छे तरीके से, और दोबारा कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगे, तो रुमान शाह का ये वादा है कि रिशा को वापस तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएगा। रुमान शाह, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना इलाज अच्छे से करवाऊँगा और दोबारा कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करूँगा। बस तुम मुझे अरीशा को लाकर दे दो। रुमान शाह वादा करते हुए उसे हॉस्पिटल के अंदर ले आया था, जहाँ डॉक्टर शहजेब उनका वेट कर रहा था। डॉक्टर शहजेब उनकी टोली का तीसरा दोस्त था। तीनों आपस में बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। अहमद को शहजेब ने हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था, जहाँ पर उसका इलाज शुरू हो चुका था। अहमद के काफ़ी सारे टेस्ट हुए, जिनमें डॉक्टर ने ये बताया कि अहमद के जिस्म में 70% ड्रग्स का नशा फैल चुका है। ये जहर उसके जिस्म को 70% मुतासिर कर चुकी है। मगर डॉक्टर ने ये यकीन दिलाया था कि अगर पेशेंट खुद कोशिश करे और अच्छे से इलाज करवाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। रुमान, तुम अहमद को एडमिट करवाने के लिए किस तरह से मना कर लाए हो, क्योंकि वो इतने आसानी से तो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो सकता। डॉक्टर शहजेब रुमान शाह से हॉस्पिटल के बाहर खड़े ये पूछ रहा था। मैंने उससे ये कहा कि अगर वो अपना इलाज अच्छे से करवा ले तो मैं अरीशा उसे वापस ला कर दूंगा। क्या तुमने अहमद से ये कहा कि तुम उसे अरीशा वापस ला कर दोगे? इससे तो बेहतर था कि तुम उसे ड्रग के नशे में मरने देते। डॉक्टर शहजेब गुस्से से बोला। शहजेब, अगर यार की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो मेरे नज़दीक ये गलत नहीं है। मतलब कि तुमने अहमद को झूठ कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे रीशा जैसी घटिया लड़की को फिर से हमारे यार की ज़िंदगी में वापस लाऊंगा? थैंक गॉड, मुझे तो लगा तुम सच में उस घटिया लड़की अरीशा को अहमद की ज़िंदगी में वापस लेकर आओगे। डॉक्टर शहजेब ने लंबी सांस लेते हुए शुक्र कर रहा था। माजी, कहाँ जा रही हो? इस तरह से सज सवर कर रोमियो महक का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसे हवेली के बरामदे में ले आया था। रोमियो और महक दोनों आपस में कज़न थे। रोमियो महक के चचा का बेटा था और महक रोमियो के बड़े ताया की बेटी थी। रोमियो के पापा के अलावा उनके दो और भाई भी थे। रोमियो के पापा ज़्यादा चालाक नहीं थे, जिसकी वजह से उनके हिस्से में कुछ खास नहीं आया था। रोमियो के पापा के दोनों बड़े भाई, जो कि बहुत ज़्यादा चालाक और बेईमान थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से रोमियो के हिस्से की आधी से ज़्यादा जायदाद अपने नाम कर ली थी। रोमियो अभी इस काबिल नहीं था कि वो अपने बाप के साथ कंधा लगा सकता। वो अभी मैट्रिक के पेपर दे रहा था। रोमियो का बाबा अक्सर बीमार रहने लगे थे। रोमियो की माँ अक्सर रोमियो के बाबा से ये शिकायत करती थी कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे बेटे के हिस्से की जायदाद पर कब्जा कर लिया है और आप कुछ भी नहीं बोलते। रोमियो के बाबा बहुत सब्र से जवाब देते कि बेगम, की दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना है।
आखिरत में सिर्फ अपने माल ही लेकर जाने हैं। तो इसलिए दुनिया की फ़िक्र मत करो। मुझे यकीन है मेरा बेटा इस काबिल ज़रूर बनेगा कि वो अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना नाम कमा लेगा। तुम हमारे बेटे की फ़िक्र ना किया करो। मगर रोमियो की माँ अक्सर इस बात पर नाराज़ हो जाती कि हमारा बेटा ही नहीं, हमारी एक बेटी भी है। इसको भी कल जब हम शादी करेंगे तो क्या इसे खाली हाथ रुखसत कर देंगे? रोमियो के बाबा इस बात पर बड़े तहम्मुल से जवाब दिया करते थे कि बेगम, अगर अल्लाह ताला ने हमें बेटी दी है तो इसके नसीब भी उस ज़ात ने ज़रूर लिखे होंगे। तुम हमारी बेटी के लिए परेशान ना हो। खुदा उसे मेरे जैसा हमसफ़र दे तो उसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पर रोमियो की माँ चुप कर जाती थी, क्योंकि ये सच था कि रोमियो के बाबा ने रोमियो की माँ को बहुत प्यार और इज्जत से रखा था। हालांकि रोमियो की माँ एक बहुत ही करीब खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। रोमियो की माँ यतीम थी। इसके माँ बाप मर गए थे और दादी ने इसको पाला था, जिसकी वजह से रोमियो की माँ कुछ भी जहेज में लेकर नहीं आई थी। मगर एक शादी में रोमियो के बाबा ने जब उसे देखा तो वो उसे बहुत पसंद आई। उसने आकर अपने बाबा के साथ जिद कर ली कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। बस शायद यही शादी रोमियो के बाबा के लिए सज़ा बन गई थी, क्योंकि ना तो रोमियो की माँ उसके दादा की दूसरी बहू की तरह ख़ानदानी थी, ना ही अमीर और ना ही दूसरी बहू की तरह पढ़ी लिखी थी। रोमियो की माँ बहुत ही सादा मिजाज और नेक औरत थी, जिसकी वजह से वो हमेशा सबसे अलग थलग ही रही। उसने कभी भी घर वालों से शिकवा शिकायत लड़ाई झगड़े नहीं किए थे। बस कभी दिल भर जाता तो अपने शौहर के साथ दिल की भड़ास निकाल लेती। उसे कभी भी घर की बहू होने का मान नहीं दिया गया था। जिंदगी का सफ़र यूं ही करते गया। मगर रोमियो के बाबा ने उसकी माँ को बहुत ज़्यादा इज्जत दी और उसे भी कभी पिछला याद नहीं आने दिया। इसलिए रोमियो की माँ सच में अपनी बेटी के लिए अपने शौहर जैसा ही हमसफ़र खुदा से मांगती थी। रोमियो को अपने ताया की बेटी महक बहुत पसंद थी, मगर महक रोमियो को मुंह नहीं लगाती थी। इस वजह से नहीं कि रोमियो खूबसूरत नहीं था। खूबसूरती के लिहाज से ख़ानदान का सबसे खूबसूरत लड़का था, मगर रोमियो के पास उसके बाबा की जायदाद नहीं थी और न ही घर में रोमियो के बाबा की वो हैसियत थी जो उसके दोनों ताया की थी। इसलिए रोमियो को भी महक हमेशा रिग्रेट करती थी। मगर रोमियो हर बार अपने दिल से मजबूर होकर महक के करीब होता था। आज भी महक जब तैयार होकर दूसरी हवेली जा रही थी, दूसरी हवेली में महक के ननियाल वाले रहते थे। महक के मामू भी काफ़ी नकचढ़े थे। उनको भी काफ़ी अपने मालो दौलत पर नाज था। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दूसरी हवेली जाना है। महक रोमियो से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, दूसरी हवेली इतना सज कर जाने की ज़रूरत क्या है? रोमियो का महक का यूँ सजना बहुत बुरा लगता था। महक बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी। रोमियो, तुम अपने काम से काम रखा करो। मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया कि तुम मुझसे ऐसे सवाल करो। ना तो तुम मेरे बाप हो और ना मेरे भाई, समझे तुम? महक, तुम मुझसे ऐसे अल्फाज में बात मत किया करो। मेरे जज्बात से तुम ना वाकिफ़ नहीं हो, जो इतनी मासूम बनकर मुझे बाप और भाई ना होने का ताना दे रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्या रिश्ता बनाना चाहता हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो। पता है कि तुम मेरे साथ कौन सा रिश्ता बनाना चाहते हो, मगर मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनाना क्योंकि तुम्हारा स्टेटस मुझसे मैच नहीं करता। तुम्हारी हैसियत ही क्या है हमारी हवेली में? नौकरों की तरह हो। महक ने आंखें घुमाकर नागवारे से रोमियो की तरफ देखा। महक, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और यार मुझे एक बार मेरी पढ़ाई मुकम्मल कर लेने दो। वादा है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा। मैं इतना पैसा कमाऊँगा कि तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी कर सकूँगा। मुझे थोड़ा वक्त दो। रोमियो महक का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। प्लीज़ रोमियो, ये मजनू की जैसी बातें मुझसे मत किया करो। ना तो मैं तुम्हें टाइम दे सकती हूँ और ना तुम्हारा वेट कर सकती हूँ। मेरे पास तुमसे बहुत बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मैं क्यों तुम्हारा वेट करूँ? ऐसी क्या खासियत है तुम्हें? महक की नज़र उसके मामू के बड़े बेटे शाजिम पर थी, जो अभी अभी बाहर से पढ़कर आया था। शाजिम खुद बहुत ही सुलझी हुई पर्सनैलिटी का मालिक था और रोमियो का बहुत अच्छा दोस्त भी, जिसको महक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर महक को उसके पैसे और उसका स्टेटस बहुत अच्छा लगता था। इस वक्त भी वो मेकअप से लथपथ होकर टाइट कपड़े पहने हुए बड़ी हवेली में सिर्फ इसीलिए जा रही थी कि वो शाजिम पर डोरे डाल सके। रोमियो, जो कि महक के लिए बहुत सीरियस था, उसे महक का यूँ सज सवर कर टाइट कपड़े पहनकर जाना जहर लगता था, मगर वो महक की बकवास के आगे हमेशा बेबस होकर चुप कर जाता। महक, आ जाओ। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो बेटा? अपने स्टेटस के लोगों के साथ उठा बैठा करो। महक की माँ दूर खड़ी हुई महक और रोमियो को खड़ा देखकर रोमियो पर तंज करते हुए महक को बुला रही थी। रोमियो गुस्से से अपनी बड़ी ताई को देखते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गया, क्योंकि अगर घर के अंदर जाता तो इसकी माँ और बहन फौरन ही भांप लेती कि रोमियो को किसी ने कुछ कहा है, तो वो भी परेशान हो जाते। रोमियो उनकी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहता था, क्योंकि रोमियो की माँ जिंदगी में पहले ही बहुत परेशानियाँ देखी थी और वो मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहता था। रोमियो छत पर जाकर कितनी देर यूं ही उदास सा होकर आसमान की तरफ देखता रहा। रोमियो के घर वालों का यह रवैया उसे कमज़ोर नहीं करता था, बल्कि उनके रवैयों की वजह से रोमियो को खुद के पैरों पर खड़े होने का जुनून बढ़ता जा रहा था। वो हर ठोकर के बाद खुद को और मजबूत करके खड़ा होता था।
खान बाबा जल्दी गाड़ी चलाओ, मेरी फ्रेंड मॉल में मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मीरब गाड़ी में बैठी हुई खान बाबा, जो कि मीरब के बाबा के बहुत पुराने ड्राइवर थे, उस पर चिल्ला रही थी। बीबी जी, ट्रैफिक जाम है। एक तो कराची की ट्रैफिक का यही मसला है, बंदा मरता मर जाए मगर ट्रैफिक हटने का नाम नहीं देती। खान बाबा की कोशिश करके गाड़ी ट्रैफिक से निकालें, मॉल में मेरी फ्रेंड्स बहुत वेट कर रही हैं मेरा। जी बीबी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में मॉल में पहुँच जाएंगे। खान बाबा ट्रैफिक से गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हुए जवाब दे रहे थे। जैसे तैसे करके खान बाबा ने ट्रैफिक से गाड़ी को निकालते हुए मीरब को जल्दी से मॉल तक पहुंचाया, क्योंकि मीरब के जज्बातीपन और गुस्से से खान बाबा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। आखिर बचपन से उसकी जवानी तक का सफ़र खान बाबा ने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह तेरा शुक्र कि हम मॉल में पहुंच गए। मीरब गाड़ी से उतरते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और अपने हैंड बैग को लेते हुए भागते हुए अंदर मॉल में जा रही थी। बच्चे, तुम मुझे किस काम पर लगा देती हो? भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्या आप मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? मेरा बच्चे, मैं तुम्हारे सब काम कर दिया करूँगा, मगर ये मुझसे नावलों वाला काम मत करवाया करो। अब मैं जाकर बोलूँगा कि मुझे कौन सा नावल चाहिए, या मैं तो नाम भूल जाता हूँ। अपने अच्छे खासे बिजनेसमैन भाई को किन कामों में डाल देती हूँ मेरा। भाई बस आपने जाकर इतना ही बोलना है कि मुझे आब हयात नावल बुक चाहिए। कौन सी हयात? रमान शाह अपनी छोटी बहन का मिरहा का मजाक उड़ाते हुए पूछ रहा था। भाई क्यों तंग कर रहे हैं? आब हयात पीरे कामिल का सीज़न 2 है। मिरहा रुमान शाह से 8 साल छोटी थी और इकलौती बहन होने की वजह से वो रुमान शाह से खूब नखरे उठवाती थी। मिरहा को रुमान शाह ने अपने बाप की डेथ के बाद बहुत ही लाड से रखा था, ताकि उससे कभी भी अपने बाबा की कमी महसूस ना हो। मिरहा बहुत ही मासूम और शाय सी लड़की थी। ऊपर से रुमान शाह का अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहने की वजह से मिरहा ज़्यादा लोगों में उठती बैठती नहीं थी। मिरहा बहुत कम ही घर से बाहर जाती थी। ऐसा नहीं था कि इस पर कोई पाबंदी आई थी, मिरहा खुद भी घर से बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। ऊपर से रुमान शाह का मिजाज भी इस तरह का था कि उसे लड़कियों का बाहर फजूल घूमना, बाजारों में जाना और सच संवर कर बाहर निकलना बहुत नापसंद था। मिरहा अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो अपने भाई के मिजाज से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। इसने जो कुछ मंगवाना होता वो अपनी अम्मी से कहकर मंगवा लेती। अल्लाह का शुक्र था कि पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर में नौकर चाकर मौजूद थे। रुमान शाह किसी भी चीज़ की कमी अपनी माँ और बहन को नहीं होने देता था, मगर बस इसके कुछ रूल और दायरे थे जिनको इसकी माँ और बहन कभी क्रॉस नहीं करती थी। मिरहा घर से बाहर नहीं जाती थी, इसलिए वो ज़्यादातर वक्त नावल पढ़ने में ही गुजार देती थी। वो नावलों की बहुत बड़ी दीवानी थी। मिरहा का सबसे फेवरेट काम था नावल पढ़ना, और उसने इस चीज़ के लिए बहुत नॉलेज इकट्ठी करके रखी हुई थी। हर नई आने वाली बुक जो इसने ख़रीद कर ज़रूर अपने पास रखना होता था। सब नावल की बुक्स और नावल अपने पास इसके लिए संभाल कर रखती थी, क्योंकि वो नावल के किरदारों को दूर जाते हुए नहीं देख सकती थी। उसके कहने के मुताबिक जब नावल उससे दूर जाते हैं तो उसे लगता है कि नावल के करैक्टर भी उससे दूर चले गए हैं। अगर वो इसको पास अपने महफूज रखती है तो उसे लगता है कि सब करैक्टर उसके पास इर्द गिर्द मौजूद हैं। अक्सर मिरहा की अम्मी इस बात पर नाराज़ होकर कहती थी कि तुम एक दिन नावल पढ़ पढ़ कर पागल हो जाओगी। बस कर दिया करो, घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, कभी वो भी आकर देख लिया करो। मगर मिरहा अपने भाई की बहुत लाडली थी, तो वो नावल पढ़ने के लिए अपने भाई से जिद करके नावल मंगवा लेती थी। मगर घर के काम में तो इसका भाई कुछ नहीं कह सकता था। वहाँ पर तो सिर्फ इसकी अम्मी का हुक्म चलता था। उसकी अम्मी के कहने के मुताबिक लड़कियों के घर के काम आने चाहिए, इसलिए अक्सर मिरहा की अम्मी उसे घर के काम सिखाते हुए नजर आते थे। मिरहा बेचारी मुजरमों की तरह अपनी माँ के डर से घर के कामों को सीखने की पूरी कोशिश करती थी। मिरहा की माँ ज़्यादातर ड्राइवर के साथ जाकर मिरहा के लिए शॉपिंग खुद ही करती थी, मगर मिरहा की माँ नावल लाने वाले काम से साफ इनकार कर देती थी, ये कहकर कि मुझसे ये उल्टे सीधे काम मत करवाया करो, मैं उस उम्र में तुम्हें नावल वगैरह लाकर नहीं दे सकती। इस तरह के शौक अपने भाई से पूरे करवाया करो। इसलिए आज मिरहा ने सुबह से कोई 20 बार फ़ोन करके रुमान को ये याद करवाया था कि आते हुए उसकी नावल बुक ज़रूर लेकर आए। जब उसे आब हयात की बुक की सूरत में आया था, मिरहा ने रुमान शाह की जान खाई हुई थी कि वो उसे पीरे कामिल का सीज़न 2 ज़रूर ला के दे। आ रही हूँ यार, आ रही हूँ। मैं मॉल के अंदर पहुँच गई हूँ। बस ब्रेक पर अपने पैर रखो। मीरब अपने फ़ोन कान से लगाए हुए मॉल के अंदर भागती हुई दाखिल हुई और इतनी ज़ोर से चलाई। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? मीरब अपने फ़ोन पर बात करते हुए सामने देख ही नहीं सकती थी कि कोई आ रहा है। सीधा आकर खड़े हुए रुमान शाह के सीने से टकराई और अब फ़ोन हाथ से नीचे गिरने पर गुस्से से फ़ोन को नीचे से उठाते हुए अपने माथे पर हाथ रखे हुए रुमान शाह पर चिल्ला रही थी। मेरे ख्याल से अंधा मैं नहीं तुम हो। आंखें तुम्हें खोल कर चलना चाहिए। मैं तो अपनी जगह पर खड़ा हूँ, चलकर तुम आ रही हो।
उस शख्स ने अपने एटीट्यूड के साथ अपने अल्फाज अदा किए। मीरब उसकी शक्ल देखे बिना नहीं रह सकी। उसके बोलने का अंदाज इतना मुनफरिद था कि खुद को एटम बम समझने वाली मीरब के कानों को वो आवाज़ भाई थी। मगर जब उसकी नज़र उठी तो मीरब कुछ देर के लिए तो स्टिल हो गई। उस शख्स की पर्सनैलिटी उसकी आवाज़ से कहीं ज़्यादा जाज़िब नज़र लग रही थी। किसी को भी नज़र भर के ना देखने वाली मीरब मलिक स्टिल खड़े हुए उसे ही देख रही थी। वो फुल ब्लैक कलर के 3 पीस सूट के अंदर वाइट शर्ट पहने हुए अपने हाथ में आईफोन पकड़े हुए बड़ी अकड़ के साथ खड़ा था। उसके सिल्की बाल जिनको जेल से सेट करके रखा था उसके सिल्की बाल जिनको जेल से सेट करके रखा था और खिलता हुआ गोरा रंग, उस पर मॉडर्न दाढ़ी, अकड़ी हुई ऊंची नाक, किसी की जान निकाल लेने वाली गुस्से से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखें, 6 फीट को टच करती हुई हाइट, कसरती छाती जो खुले हुए 2 बटनों से छलक रही थी, अकड़ों मिजाज जो इसकी पर्सनैलिटी को चांद चार लगा रहा था। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रुमान शाह अपने हाथ को मीरब के आगे लहराता हुआ बोला। जी, तो मैं सुन रही हूँ, मलिक वापस होश में आते हुए बोले। अगर सुन रही हो तो फिर बोलने की जहमत भी कर लो। तुम ये अंधों की तरह भागकर मॉल के अंदर क्यों दाखिल हो रही थी? क्या बाहर जंग का ऐलान कर दिया गया है? रुमान शाह तंज करते हुए कह रहा था। यार, कहाँ रह गई थी तुम? मीरब की फ्रेंड दूर से मीरब को देखते हुए बाहर की तरफ आ रही थी। बोलो। कहीं नहीं यार, बस गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी। मीरब की नज़रें अभी रुमान शाह पर थी, मगर मीरब के फ्रेंड को देखकर रुमान शाह वापस अपने फ़ोन पर बात करता हुआ मॉल के अंदर चला गया। हेलो मिस, कहाँ गुम हो? मीरब की फ्रेंड सबा मीरब के आगे हाथ लहराते हुए बोली। क्या बात है मीरब मलिक, कौन खुशनसीब है जिसे आज मीरब की नज़रों ने शर्फ बख्शा है? सबा और सारा मीरब की टांग खींच रही थी। हाय यार, वो चीज़ ही ऐसी था कि मैं तो देखती ही रह गई। मीरब ने ठंडी सांस भरते हुए उसकी तरफ देखा जहाँ से अभी रुमान शाह गुजर कर गया था। मीरब चलो, या तो डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। सबा मीरब के माथे पर हाथ रखे हुए मसनूई घबराहट और टेंशन दिखा रही थी। बकवास बंद करो, मीरब ने सबा को मुंह बंद करने को कहा था। नहीं यार मीरब, हमें तो सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। ये सूरज आज किस तरफ से निकला है? जब मीरब को कोई लड़का अच्छा लगा, तुम तो हर लड़के में कीड़े निकालती रहती हो, सो हमें तो लगा तुम्हारे लिए कोई आसमानी मखलूक आ गई जिसे तुम पसंद करोगी। मगर यार, तुमने तो रोहे ज़मीन पर ही किसी लड़के को देखने के लायक बोल दिया। देखना तो पड़ेगा सच में इस बंदे में कौन सी खास बात होगी, वो जो बंदा मीरब के दिल पर अपने गहरे छाप छोड़ गया था। सबा, तुम अपना मुंह बंद करो और चलो हम शॉपिंग करते हैं, जिस काम के लिए हम मॉल में आए हैं। मीरब अपने तासुरात उनसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सच वही था जो सबा और सारा बोल रही थी। मीरब ने अपने दोस्तों के साथ खूब शॉपिंग की और इनको भी करवाई, मगर मीरब के दिमाग में रोमांच सा चल रहा था। मीरब के दिल ने पहली बार किसी के लिए इतने खूबसूरत एहसास को महसूस किए थे, और इसकी पर्सनैलिटी तो मीरब के दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही थी। मीरब बज़ाहिर तो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रही थी, मगर ख्यालों में वो रुमान शाह को ही साथ लिए घूम रही थी।